गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में? आपदा प्रबंधन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य के लिए कष्टदायी घटना को क्या बोलते हैं? आपदा। आपदा क्या है? जो मनुष्य के लिए कहते हैं कष्टदायी है, चाहे वो आपदा प्राकृतिक हो या मानवीय, दोनों में मनुष्य को क्या उठाना पड़ता है? कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे प्राकृतिक आपदा किसको बोलते हैं? भूकंप, बाढ़, सुखाड़, उसके बाद भूस्खलन, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा। घर के घर भूकंप से धंस जाता है। बाढ़ में बहुत लोग बाढ़ से दह के मर जाते हैं, घर बह जाता है। सुखाड़ में प्राकृतिक आपदा सुखाड़ है, उसमें किसान का फसल नहीं होता है। तो ये सब क्या है? मानव को कष्ट देने वाली घटना है। तो वही बोल रहा है कि मनुष्य के लिए कष्टदायी घटना को क्या बोलते हैं? आपदा। चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय आपदा हो, दोनों में मनुष्य को क्या होगा? कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसे मानवीय आपदा किसको बोलेंगे हम लोग? मानवीय आपदा हम लोग बोलते हैं जैसे मानव के द्वारा बनाया हुआ परमाणु बम, उसके बाद मानव के लापरवाही से ट्रेन का एक्सीडेंट, उसके बाद एरोप्लेन का क्रैश करना, ये सब क्या है? मानवीय आपदा है। जो मानव के लापरवाही से, मानव के मिस्टेक से बहुत बड़ा घटना घट जाता है। जैसे रेल का अधिकतर बार घटना घटता है, उसके बाद एरोप्लेन बहुत बार क्रैश करता है। तो ये सब काच में आएगा? मानवीय आपदा में आएगा। किस में आएगा? मानवीय आपदा में आएगा। आगे बोल रहा है कि धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। एक आपदा होता है कि धीमी गति से होता है, जो हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ आपदा आने वाला है। एक होता है कि तीव्र गति से होगा, वो हम लोग को टाइम नहीं दे पाता है हम लोग को बचने के लिए। एक होता है कि सीमित क्षेत्र को प्रभावित करने वाला परिवर्तन, और एक है कि विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला परिवर्तन। पहले हम लोग देखेंगे धीमी गति से होने वाला परिवर्तन, जैसे भूस्खलन, अपरदन, जीवों के लक्षणों में परिवर्तन। ये सब क्या है? धीमी गति से होने वाला क्या है? परिवर्तन है, या धीमी गति से होने वाला आपदा है। जैसे भूस्खलन होता है, तो भूस्खलन धीमी गति से होता है, एकाएक नहीं होता है कि पूरा मिट्टी बह के चल गया। धीरे धीरे भूस्खलन होते होते, मतलब जो मट्टी का कटाव होता है वो धीरे धीरे होता है। उसके बाद अपरदन, और क्या है? जीव के लक्षणों में परिवर्तन। जीव के लक्षण में भी परिवर्तन होगा तो एक बैक नहीं होगा, उसमें टाइम लगता है। तो ये सब का चाहिए धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। एक क्या है? भूस्खलन, एक है अपरदन। थोड़ा सा दोनों में अंतर है। और एक का चाहिए जीवों के लक्षण में परिवर्तन। जीवों के लक्षण में जो परिवर्तन होता है वो एकाएक नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। आगे की तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन, जैसे यहाँ पे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी और विस्फोटक हो गया। क्या क्या है? भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, विस्फोटक। ये सब हम लोग को पता चलने के बाद भी हम लोग इसका जो बचने का उपाय है हम लोग के पास नहीं है। जैसे भूकंप बहुत बड़ा आपदा है। घर के घर, गांव के गांव, शहर के शहर दब जाता है। भारत में एक सिंधु सभ्यता है, उस सिंधु सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो अंदर में गांव शहर का साक्ष्य मिला। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी पे कभी भूकंप आया होगा उस तरह का, जिससे शहर के शहर, गांव के गांव क्या हो गया? पृथ्वी के नीचे दब गया। तो भूकंप बहुत बड़ा आपदा है, जो गांव के गांव, शहर के शहर, घर के घर क्या होता है? नीचे की ओर दब जाता है, तो भूकंप है। और सुनामी है जो समुद्र में आता है। तो ये सब जो आपदा है वो तीव्र गति से, हम लोग को बचने का मौका एकदम नहीं मिलता है। चाहे फिर यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोटक है, जब कभी ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से एक बैग निकलता है, तो ये सब आपदा क्या है? तीव्र गति से होने वाला है। इसमें हम लोग को बचने का कम टाइम मिलता है। उसके बाद क्या है? सीमित क्षेत्र को प्रभावित करने वाला परिवर्तन। कुछ जो परिवर्तन है या आपदा है जो सीमित क्षेत्र को प्रभावित करता है, जैसे आंधी है, तूफान है, ओलावृष्टि, इससे सीमित क्षेत्र प्रभावित होते हैं। एक कोई बहुत बड़ा आपदा नहीं है, लेकिन सीमित क्षेत्र प्रभावित, जहाँ पे पूरा आंधी चला तो वहाँ पेड़ गिरेंगे, घर कुछ गिरेंगे। तो ये सब क्या है? सीमित क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है, बहुत बड़ा क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन ये हाँ, तो आंधी, तूफान, ओलावृष्टि सब क्या करता है? सीमित क्षेत्र को। उसके बाद है कि विस्तृत क्षेत्र। क्या है? विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला परिवर्तन। एक है भूमंडलीकरण, उष्मीकरण, ओजोन परत का क्षरण, नाभिकीय विखंडन। भूमंडलीकरण के मतलब क्या चाहिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका मात्रा बढ़ने लगता है। तो ऐसा ना है कि एक जगह पूरा, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र में इसका हिसाब किताब है। जैसे 3-4 स्टेट इसमें भारत में, तो भारत में 3-4 स्टेट इसमें संलग्न रहेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक थामा थोड़ी बढ़ेगा। तो यहाँ पे है कि भूमंडलीकरण, उष्मीकरण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और एक सीमित क्षेत्र पर नहीं बल्कि विस्तार, मैंने लंबा क्षेत्र पर क्या होता है? ये कंडीशन आता है, देखने को मिलता है।
उसके बाद ओजोन परत का क्षरण, जैसे आज से कुछ दिन पहले जब गर्मी था तो उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास करना पड़ा। तो उसमें ओजोन परत का क्षरण होना, जो आकाश में, जिसे यहाँ पे 5 परत है, एक है ओजोन परत है, उसके बाद ओजोन मंडल है, समताप मंडल है, हाँ क्षोभ मंडल है। तो ऐसे करके एक क्या है, ओजोन परत है, तो उसका क्षरण होते जा रहा है। काय हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निकलने से इतना गाड़ी चल रहा है जिससे धुआं निकलता है, तो उससे ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। और उससे दिक्कत क्या है कि सीधे जो सूर्य के प्रकाश वो पृथ्वी पे आता है, और उसके बाद हम लोग को उसका जो निगेटिव हम लोग का प्रभाव हम लोग पे पड़ रहा है। उसके बाद है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, जिसे मान लिया जाए कि कोई परमाणु बम हो गया, तो परमाणु बम का कहीं पे अगर उसका प्रयोग हुआ, चाहे मान ली कि परीक्षण किया गया, चाहे फिर कहीं पे गिराया गया, तो उससे बहुत बड़ा क्षेत्र का जो होता है प्रभावित होता है। जैसे आज हिरोशिमा और नागासाकी की अगर हम लोग बात करें, तो हिरोशिमा जो जगह है वो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी जगह है। वहाँ पे परमाणु बम गिरने से पूरा जो हिरोशिमा शहर था, और लगभग मतलब 40-50 किलोमीटर तक पूरा क्या है, वहाँ पूरा स्थिति पूरा आज भी खराब है। वहाँ आज भी वहाँ फसल नहीं होता है भूमि पे। वहाँ के लोग के हिसाब किताब अलग है। वहाँ लोग आज भी सही से खड़ा नहीं हो पाते हैं। किसी का आँख में प्रॉब्लम है, तो किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, तो किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ है, वहाँ के पहाड़ पर्वत सब काला पड़ा हुआ है। तो ये सब क्या है, विस्तृत क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ये आपदा है, आपदा प्रबंधन। अब यहाँ पे ये तो आपदा था, लेकिन इसमें है कि ये सब होने के बावजूद हम लोग अपने आप को प्रबंधन कैसे करें, बचाव कैसे करें, इसका कुछ बचाव है। तो हम लोग को आपदा के बारे में पढ़ना है कि आपदा कहते किसको है, और अगर आपदा है तो इससे प्रबंधन कैसे होगा, बचाव कैसे होगा, इसके बारे में भी हम लोग उपाय समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मानव जनित आपदाएं। आपदाएं 2 तरह के होते हैं। हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं कि आपदाएं 2 तरह के, एक मानव जनित आपदाएं और एक क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं। अब बोल रहा है कि वैसे आपदा जो मानव के लापरवाही या जानबूझकर किए जाने के कारण उत्पन्न होता है। मानव जनित आपदा 2 तरह से हो सकता है, चाहे तो वो मानव के लापरवाही से उत्पन्न हो सकता है, चाहे वो जानबूझकर। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया गया, वो जानबूझकर लाया गया आपदा था, जानबूझकर वहाँ पे उस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। तो वही बोल रहा है कि वैसे आपदा जो मानव के लापरवाही या जानबूझकर किए जाने के कारण होता है। मैंने आपदा 2 ही तरह से होता है मानव जनित, चाहे तो लापरवाही, चाहे वो चाहे तो जानबूझकर। जैसे मान लिया जाए कि ट्रेन हादसा जब कभी होता है, तो चाहे तो लापरवाही है, चाहे फिर क्या है, जानबूझकर तो कोई नहीं करेगा, लेकिन लापरवाही के कारण होता है। कभी कभी एरोप्लेन क्रैश कर जाता है, तो कहीं ना कहीं मानव का मिस्टेक, कहीं ना कहीं उस गलती के कारण क्या होता है, बहुत बड़े तबके को वहाँ पे नुकसान उठाना पड़ता है। एरोप्लेन जब क्रैश करता है, उसमें 300-400 आदमी सफ़र करता है, पूरा के पूरा आदमी एक बार में ख़त्म हो जाता है। रेल में आदमी सफ़र करता है, ड्राइवर की लापरवाही से पूरा के पूरा ट्रेन की बोगी एक दूसरे पे चढ़क जाता है, उसके बाद पूरा वहाँ पे आदमी मरता है। तो ये सब क्या है, मानव जनित आपदाएं हैं। बोल रहा है कि मानव जनित आपदाएं में विनाशकारी रसायनों का फैलना। हाँ, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, एक होता है भोपाल गैस त्रासदी। उसमें क्या था, उसमें था कि रसायन का चोरा था, रीस कर पूरा जो शहर था वहाँ फैल गया। उसके बाद वहाँ पे कई लोग को अपना जान क्या करना पड़ा, गंवाना पड़ा। तो उसमें क्या था, रसायन का रिसाव था, वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ पे आदमी की लापरवाही था। बोल रहा है कि जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण, ये भी एगो का चीज है, मानव जनित आपदाएं हैं। जल को आप प्रदूषण करेंगे तो कल के डेट में आपके लिए वो एक बहुत बड़ा क्या साबित हो जाएगा, आपदा। वायु आप प्रदूषित करिएगा तो ये भी एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आपदा के रूप में हम लोग के सामने आ जाएगा। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण भी एक तरह की आपदा है। हाँ, ज़्यादा अगर ध्वनि वायुमंडल में अगर बजेगा तो उस समय आदमी को सुनने में दिक्कत होगा, उसके बाद शरीर को भी नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि बांधों का टूटना, ये सब मानव जनित आपदा है। चाहे तो मानव के लापरवाही से उत्पन्न वाले, चाहे जानबूझकर किया गया है। जैसे बांध का टूटना मानव के लापरवाही हो सकता है, या जानबूझकर कोई तोड़ देता है आनंद लेने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए। तो ये सब क्या है, मानव जनित आपदा है। कल कारखानों में वाहनों या रेलगाड़ियों से होने वाला दुर्घटना, कल कारखाना में भी होता है, तो वो लापरवाही चाहे मिस्टेक से हो सकता है, लापरवाही या फिर उसको जानबूझकर किया गया, या वाहनों या रेलगाड़ियों से होने वाला दुर्घटना भी। जब अभी हम लोग बोल रहे थे कि कभी एरोप्लेन क्रैश कर जाता है, तो कभी रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रसित हो जाता है। तो ये क्या है, मानव के लापरवाही से या जानबूझकर भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ, जातीय या धार्मिक दंगे। हाँ, कभी हिंदू इस्लाम में राइट छिड़ जाता है,
एक जात दूसरे जात से लड़ जाता है और वहाँ पे हिंसात्मक तरीका से हो जाता है, वहाँ पे हिंदू इस्लाम में 200-300 आदमी मारा गया। तो ये सब क्या है? मानव जनित आपदा है। मानव खुद से इसको क्या किया है? उत्पन्न किया है। तो ये मानव जनित आपदाएं हैं। आगे बोल रहे हैं कि आपदा प्रबंधन, जैसे आपदा कोई भी हो, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव जनित आपदा हो, उसमें धन जन की क्षति होगा ही होगा। तो उसी में बोल रहा है कि किसी भी तरह की आपदा हो लेकिन वहां पे धन जन की क्या होगा? क्षति होगा, लेकिन फिर भी हम लोग को प्रबंधन का उपाय करना है। यहाँ बोल रहा है कि धन जन की हानि को कम करने का उपाय करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। ये भी धन जन की हानि को कम जितना से जितना ज़्यादा हम कम करने का कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आपदा प्रबंधन। बोल रहा है कि आपदा प्रबंधन हम 3 तरीका से कर सकते हैं। आपदा के पूर्व भी प्रबंधन कर सकते हैं, आपदा के समय भी प्रबंधन कर सकते हैं और आपदा के पश्चात भी कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि जैसे बाढ़ आने का संभावना बन रहा है, चाहे हर समय कोई क्षेत्र पे बाढ़ आ रहा है, तो फिर पहले हम उसका प्रबंधन करेंगे, बचाव का उपाय हम कर लेंगे। चाहे अगर आ गया है तो उस समय भी हम लोग को प्रबंधन करना है। या फिर आपदा के पश्चात भी, आपदा मान ली कि खत्म हो गया, जैसे मान ली कि पूरा बाढ़ आया, आदमी के घर बह गया, उसके बाद धन संपत्ति अनाज ये सब कुछ का नुकसान हुआ, माल जान धन सब कुछ के क्षति हुआ, उसके बाद भी हम लोग का क्या करना है? प्रबंधन करना है, बचाव करना है। तो यानी कि उसको फिर से हम लोग क्या करना है? बचाव करना है। तो हम लोग 3 तरह से बचाव कर सकते हैं, आपदा के पहले, आपदा के समय और आपदा के पश्चात। जैसे आपदा के समय के मतलब कोई आदमी बाढ़ से डूब रहा है, तो उस समय अगर बचने लायक है तो उसको बचाने में ठीक है, इन्हें कि हम छोड़ देंगे तो फिर तो वहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि आपदा के पूर्व, आपदा के समय और आपदा के पश्चात हम लोग इस तरह से आपदा को हम लोग कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? आपदा पूर्व प्रबंधन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि आपदा से बचने के लिए हम लोग आपदा पूर्व प्रबंधन भी कर सकते हैं, आपदा के समय भी और आपदा के पश्चात भी। हम लोग ये 3 चीज करके आपदा को बहुत हद तक क्या कर सकते हैं? आपदा से बच सकते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि आपदा के पूर्व प्रबंधन में कि आपदा से निपटने का योजना तैयार करना। जहाँ पे हर समय आपदा आता है, जहाँ पे हर समय बाढ़ सुखाड़ की कंडीशन बनता है, जहाँ पे हर समय भूकंप की स्थिति बनता है, तो वहाँ पे हमको क्या करना है? योजना तैयार करना है, आपदा से निपटने का योजना तैयार करना। कि मान लिया जाए कि बाढ़ आता है, तो बाढ़ आता है तो उससे क्या क्या दिक्कत होता है, क्या क्या परेशानी होता है, क्या क्या जरूरत पड़ता है, उसके हिसाब से हम लोग एक योजना तैयार करेंगे। उसके बाद वहाँ पे समय के पहले वहाँ पे उसे पहुँचा देंगे। जैसे मान लिया जाए कि बाढ़ के समय खाना की किल्लत होता है, वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए जहाज की जरूरत होता है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे योजना तैयार करके आपदा आने से पहले हम लोग पहुँचा देंगे। तो उससे क्या होगा? आपदा के पूर्व प्रबंधन होगा। आगे है कि आपदा संबंधी आंकड़ों और सूचनाओं का एकत्र करना। जैसे आपदा संबंधी आंकड़ों और सूचनाओं का एकत्र करने का मतलब कि जब आपदा आता है तो आंकड़ा कितना रहता है मरने वालों का, चाहे मान लिया जाए कि उसमें डूबने वालों का, या वहाँ कितना आदमी वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत में रहता है, उसके हिसाब से हम हेलीकॉप्टर रखेंगे, खाने पीने का व्यवस्था रखेंगे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, लेकिन एक आंकड़ा होना चाहिए कि 1000 आदमी हर समय इस समस्या से जूझता है, तो उसके हिसाब से पूरा व्यवस्था रहेगा। तो हम आपदा के पहले प्रबंधन करने में हम लोग क्या होंगे? सफल होंगे। तो वही बोल रहा है कि इसका सूचना हम लोग के पास होना चाहिए, जहाँ पे हर समय कुछ आपदा आता है। उसके बाद बोल रहा है कि आपदा या संकट के कारणों का अध्ययन और प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान। बोल रहा है कि आपदा या संकट के कारणों, जिसे आपदा या संकट का कारण क्या है वो हम लोग पता करेंगे, अध्ययन और प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान। उसके बाद हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद उस क्षेत्र का पहचान करेंगे। जैसे बिहार की स्थिति का चीज है कि उत्तरी बिहार हर समय बाढ़ से ग्रसित है, दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है। तो हम इसका उपाय ढूंढेंगे सीधे कि मतलब किस तरह का आपदा है, वहाँ जाके देखेंगे कि किस तरह का क्षेत्र है, उसके हिसाब से हम उसका निपटारा करेंगे। तो वही बोल रहा है कि आपदा या संकट के कारणों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद उसका प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान करेंगे कि वो क्षेत्र कैसा है, कहाँ तक प्रभावित होता है, इस सब चीज़ का हम लोग क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि संभावित और संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना। और वो जो संभावित और संवेदनशील क्षेत्र हर समय रहता है उसका हम एक मानचित्र मैप तैयार करेंगे, ताकि मैप से ज़्यादा समझ में आए। अगर किसी को भेजना है तो हम मैप के माध्यम से उसे सही जगह पे भेज सकते हैं। अगर कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई उसका मैप नहीं है, तो वैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। जैसे मान लिया जाए कि भारत में कोई जगह है, उसका कोई मैप नहीं है, ऐसे ही अगर कहा जाए कि वहाँ जाना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन एक मैप होता है तो आदमी आसानी से उस जगह पे पहुँच जाता है। तो वही बोल रहा है कि संभावित और संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना, जहाँ पे हर समय बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, भूकंप आता है, तो उस क्षेत्र का क्या होना चाहिए? एक मानचित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानचित्र, यानी मैप होना चाहिए। अब है कि आपदा के समय प्रबंधन, वो आपदा के क्या था? पूर्व था, लेकिन अब है कि आपदा आ गया, अब कैसे हम अपने आप को बचाएं? तो पहला बोला है कि युद्ध स्तर पर कार्रवाई और राहत कार्य। हाँ, अगर युद्ध स्तर
जहाँ पे आपदा युद्ध वाला कंडीशन है, जहाँ भारत पाकिस्तान के दोनों तरफ से क्या चल रहा है, गोली बंदूक बम बारूद चल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग राहत कार्य कार्रवाई और राहत कार्य का व्यवस्था करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि हाँ, कार्रवाई का व्यवस्था के मतलब कि उसके विरुद्ध में जैसे मान लिया जाए कि चल रहा है पूरा आपदा मैंने भीषण, तो उस समय कार्रवाई के लिए हम लोग को उससे बेहतर क्या होना चाहिए, उससे बेहतर कौन रॉकेट होना चाहिए, तो ये सब। उसके बाद राहत कैसे उससे निपटना है, उसके लिए हम लोग उपाय करेंगे, वहाँ पे पहले ही उस समय हम लोग पहुँचाएंगे। एक चीज़ और है, ये सब आपदा के समय ही हम लोग को पता चल सकता है कि कितना हम लोग की क्या चीज़ लाना पड़ेगा, कितना टैंक लाना पड़ेगा, कितना सेना लाना पड़ेगा, कितना खाना लाना पड़ेगा, तो ये सब हम लोग के युद्ध के टाइम में पता चलेगा। एक है कि आपदाग्रस्त लोगों की सुरक्षित स्थानों या राहत कैंपों में पहुंचाना। जब आपदा आ गया है, बाढ़ से लोग फंसे हैं, उसके बाद भूकंप से फंसे हैं, तो उस स्थिति में हम लोग को क्या करना है, सुरक्षित स्थानों या राहत कैंपों में पहुंचाना है, जो सही है। भूकंप के हिसाब से जो जगह सुरक्षित है टीला पे चल जाएंगे, या जहाँ सुरक्षित जगह, या बाढ़ से जहाँ पे पानी न है वैसा जगह पे। तो वही बोला है कि आपदाग्रस्त लोगों को सुरक्षित स्थानों या राहत कैंपों में पहुंचाना है। उसके बाद बोला है कि भोजन, जल, दवाइयाँ और अन्य अत्यावश्यक पदार्थों की समुचित आपूर्ति करना है। बोल रहा है कि अगर आपदा पूरा उस तरह से है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भोजन, जल, दवाइयाँ और अन्य अत्यावश्यक पदार्थों की समुचित आपूर्ति करना है। जितना जल्द हो सके ये जो 4-5 चीज़ है, इसको एकदम वहाँ पे पूर्ति करना जरूरी है। आगे बोल रहा है कि राहत कार्यों में अस्थायी लोगों या स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लेना। जैसे राहत कार्यों में स्थानीय लोगों, जो स्थानीय लोग हैं, उन लोग से हम लोग को क्या लेना है, सहयोग लेना है। चाहे स्वयंसेवी संगठन, जो स्वयं से क्या कर सकते, स्वयंसेवी कोई संगठन है, कोई गांव, कोई शहर में कोई ऐसा संगठन है जो मदद करने के लायक है। जैसे भारत पाकिस्तान में लड़ाई चल रहा है, अब उस समय कोई ऐसा संगठन है जो भारत के सैनिक को साथ देगा, उस क्षेत्र को बताएगा कि यहाँ पे आतंकवादी है, यहाँ पे दुश्मन बैठा हुआ है, तो उसका हम लोग को सहारा भी लेना है। ये ना कि ना हम अपने से सब कर लेंगे, तो वैसे थोड़ी होगा। तो वही बोला है कि स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग भी लेना है। अब हम लोग का एक बच रहा है क्या, आपदा के पश्चात प्रबंधन। पहला हम लोग क्या पढ़े, आपदा के पूर्व, आपदा के समय, और एक का है आपदा के पश्चात, यानी कि आपदा खत्म हो गया उसके बाद इसका प्रबंधन क्या होगा। तो बोल रहा है कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास, यानी कि जो लोग आपदा के समय बाढ़ से, भूकंप से उनका घर धंस गया, बह गया, तो उस स्थिति में उन लोग का दोबारा पुनर्वास का मुहैया होना चाहिए। अगर उन्हें पुनर्वास नहीं मिलेगा तो फिर वो दुखी रहेंगे, वो रहेंगे कहाँ, ये सब दिक्कत है। तो समाज के लोगों का एक जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है कि उसे दोबारा एक पुनर्वास, हाँ, दोबारा स्थान दे, जगह दे, ताकि वो सही से जिंदगी जी पाए। आगे बोल रहा है कि प्राप्त अनुभव से भविष्य में आपदा से निपटने की समुचित तैयारी करना। अगर आपदा बीत गया, ठीक है, आपदा आया, आपदा खत्म हो गया, उससे नुकसान भी हुआ, लेकिन भविष्य में इसका समुचित तैयारी होना चाहिए। ये नहीं कि बार बार आपदा आ रहा है, उससे हम बार बार हमको प्रभावित हो रहा है। तो जो आपदा बार बार आ रहा है उसका फ्यूचर में क्या होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए। आने के पहले उसका पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए। तब जाके हम आपदा पे अपना हक जमाएंगे, आपदा से हम लोग लड़ पाएंगे, आपदा को हम लोग हरा पाएंगे, वरना आपदा से हम लोग आपदा को नहीं हरा पाएंगे। इसका फ्यूचर के बारे में हम लोग सोचना पड़ेगा कि भविष्य में आपदा आएगा तो इसका क्या निपटारा होगा। आगे हम लोग अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।